आज के वीडियो का टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव? कि कुछ साइंटिस्टों ने ये देखा कि when a light of suitable frequency falls on a metallic surface, then electrons are emitted from it. This phenomena is called photoelectric effect। मतलब जब किसी धात्विक पृष्ठ पर, जैसे ये कोई धात्विक पृष्ठ है, इस पर जब उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं एंड दिस फिनोमेना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इस प्रकार से जो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन उनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब इस घटना का अलग अलग साइंटिस्टों ने स्टडी करी और ये देखा कि इस घटना पर किस किस चीज का कैसा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए उन्होंने एक सेटअप तैयार किया जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। उन्होंने क्या करा कि एक ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया और इसमें एक क्वार्ट्ज की विंडो बनाई जिससे सोर्स एस से लाइट अंदर जा सकती है, जिसकी हम फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति न्यू और तीव्रता इंटेंसिटी आई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये विंडो इस प्रकार से बनाई कि इसके सामने हमने वो धातु की पृष्ठ, वो मैट्रिक सरफेस सी रख दी जिस पर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अध्ययन करना है। तो उन्होंने क्या करा कि एक ग्लास बल्ब, ग्लास वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्वार्ट्ज की खिड़की वाला एक ट्यूब ली जिसमें सामने कैथोड सी लिया जिस पर कि हमने मैट्रिक सरफेस रख दी और उसके सामने एक एनोड ए बना दिया। तो सी और ए का कनेक्शन एक सेल ई से कर दिया जिसमें हमने पोटेंशियल चेंज करने के लिए एक पोटेंशियल डिवाइडर लगा दिया और डायरेक्शन, पोटेंशियल की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक कम्यूटेटर लगा दिया। तो चूंकि बीच में वैक्यूम है तो जब तक हम यहाँ से कोई प्रकाश नहीं गिरेंगे तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इस वायर में कोई भी करंट पास नहीं होगी। लेकिन ये देखा गया कि जैसे ही इस पर उचित आवृत्ति का प्रकाश सोर्स एस से निकलकर सी पर आता है तो प्रकाश वैद्युत की घटना के कारण सी से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे और वो ए तक पहुंच जाएंगे, यानी कि अंदर चार्ज का फ्लो हो जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा, जिसके कारण V के कारण इसमें एक करंट पास होने लगेगी जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो इस गैल्वेनोमीटर में जो धारा बहेगी वो निर्भर करेगी ए और सी के बीच में हमने कितनी वोल्टेज लगाई है उस पर, आने वाली प्रकाश की इंटेंसिटी या तीव्रता आई पर, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी न्यू पर और प्रयोग की गई धातु सी पर। तो अब इसमें से हम एक एक चीज की स्टडी करी। तो उसके लिए एक चीज को हम वेरी करेंगे और बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहले ये देखा कि किस प्रकार से जो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान वोल्टेज V पर निर्भर करेगा। तो इसके लिए अब हमें देखना है कि करंट I का मान वोल्टेज V पर किस प्रकार से निर्भर करता है। सबसे पहले क्या करा कि आने वाले प्रकाश की तीव्रता I और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिया, मेटल सरफेस भी फिक्स रखी। तो हमने यहाँ देखा कि जब V की वैल्यू 0 है तो करंट का मान 0 नहीं है। इसका मतलब बिना वोल्टेज लगाए भी कुछ इलेक्ट्रॉन C से निकलकर A तक जा रहे हैं तभी करंट आ रही है। और करंट क्या बताती है? आवेश प्रति सेकंड, चार्ज पर सेकंड। तो कितना चार्ज पर सेकंड C से A तक पहुंच रहा है।
इसका मतलब 0 वोल्टेज पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन C से निकलकर A तक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे V का मान हम प्लस में बढ़ाते हैं तो A पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और इसी कारण धारा का मान बढ़ेगा। और जब C से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन पर सेकंड A पर पहुंचने लगेंगे तो करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा। इस कांस्टेंट मान को, करंट के कांस्टेंट मान को हम सैचुरेशन करंट या संतृप्त धारा कहते हैं। तो ये दर्शाता है कि जैसे जैसे हम V का मान बढ़ाएंगे धारा का मान बढ़ेगा, यानी पहले इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड संख्या, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की प्रति सेकंड संख्या पहले बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस ग्राफ में देखिए, अब अगर हम V को प्लस से कम्यूटेटर की हेल्प के द्वारा माइनस में कर दें तो क्या परिवर्तन आएगा। यहाँ आप देखते हैं कि अगर हम वोल्टेज को माइनस में करते हैं तो I का मान भी घटने लगता है। थोड़ा सा हम दिखाते हैं। तो जैसे जैसे V का मान नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा तो करंट का मान घटेगा और एक ऐसा नेगेटिव V की वैल्यू आ जाएगी जिसपे करंट का मान घटकर 0 हो जाएगा। तो ये क्या बताता है कि अगर हम V की डायरेक्शन या हमने एनोड को नेगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन भी खुद नेगेटिव हैं और एनोड पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन C से निकल रहे हैं उन पर प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स लगेगा और A पर पहुंचने वालों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने लगेगी। तो प्रति सेकंड जो A पर पहुंचने इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या कम होती चली जाएगी और V के एक विशेष मान V0 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन A तक नहीं पहुंचेगा। अर्थात इससे हमें पता लगा कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की सभी की एक समान गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो पहले पहुंचने रुक जाते हैं ए पर, और जिनकी ज़्यादा होती है उस टाइम वो पहुंचते रहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं और धारा का मान शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल या V0 के द्वारा लगाए गए प्रतिरोध बल के विरुद्ध, रिपल्सिव बल के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो उनके बीच कार्य कितना होगा, E इंटू V। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये E V0 के अगेंस्ट खर्च हो जाएगी। तो वह ऋणात्मक वोल्टेज V0 जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है धात्विक पृष्ठ का निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। इस प्रकार से स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें ये बताता है कि पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो। अब हम देखते हैं इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रभाव। अब हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट I और वोल्टेज V के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो पहले हमने इंटेंसिटी I ले ली और फ्रीक्वेंसी न्यू ले ली इंसिडेंट लाइट। तो ये देखा कि इसका ग्राफ पहले I की वैल्यू बढ़ेगी और बढ़ के फिर कांस्टेंट हो जाएगी और ये हमारी यहाँ पर सैचुरेशन करंट आ गई। अब हमने क्या करा कि फ्रीक्वेंसी न्यू को तो कांस्टेंट करा और तीव्रता I का मान हमने डबल कर दिया। यहाँ हम क्या देखते हैं कि V की वैल्यू 0 होने पर भी जो पहले I1 वैल्यू आ रही थी अब करंट का मान डबल हो गया। इसका मतलब करंट का मान डबल होने का मतलब कि C से प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या डबल हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि तीव्रता बढ़ने पर
धात्विक पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता I के अनुप्रमानुपाती होती है। अब हम देखते हैं कि जब हमने V की वैल्यू कम्यूटेटर की हेल्प से नेगेटिव करी, तो चाहे तीव्रता I हो चाहे 2I हो, दोनों के लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धारा I है उसका मान घटकर 0 एक ही वैल्यू V0 पर हो जाता है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो तीव्रता I पर निर्भर नहीं करती, चाहे तीव्रता I हो या 2I हो, उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा V0 यानी eV0 के बराबर ही रहेगी। तो निरोधी विभव या फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता I पर निर्भर नहीं करती। तीसरे पॉइंट की स्टडी के लिए अब कि ये किया गया कि फ्रीक्वेंसी न्यू का प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रभाव। तो अब हमने तीव्रता I को तो कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी को हमने न्यू1 से न्यू2 कर दिया। तब हमने प्रकाश वैद्युत धारा I, फोटो इलेक्ट्रिक करंट I और V के बीच में ग्राफ खींचा, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब वोल्टेज 0 है तो फ्रीक्वेंसी चाहे न्यू1 हो चाहे न्यू2 हो, करंट की वैल्यू सेम आती है। जैसे जैसे हम वोल्टेज प्लस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू पहले बढ़ेगी और फिर कांस्टेंट हो जाएगी। यानी प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि यहाँ पर तीव्रता कांस्टेंट है, तो ये मान दोनों के लिए एक जैसा आता है। परंतु अब लेकिन जैसे हम V की वैल्यू नेगेटिव में करते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी न्यू1 के लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान अलग आता है और न्यू2 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान कुछ ज़्यादा आता है। इसका मतलब अगर हम आवृत्ति न्यू बढ़ा दें तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, लेकिन उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। अब इसी के साथ एक चीज और देखी गई कि अगर हम उसी पृष्ठ के लिए, जैसे हम यहाँ देखते हैं, अभी ऊपर वाले ग्राफ में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर V0 की वैल्यू बढ़ रही है, तो अब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं एक ही पृष्ठ के लिए। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू शुरू में 0 है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की हमें आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ बढ़ाने पर भी V0 0 ही रहता है, यानी अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही आवृत्ति न्यू का मान एक विशेष मान न्यू0 से जरा सा ही अधिक होगा, तो हमें कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी वैद्युत धारा का मान शून्य करने के लिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब तक आवृत्ति एक विशेष मान से कम है तब तक प्रकाश वैद्युत प्रवाह की घटना नहीं होती है, और उसके बाद V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान न्यू के साथ रेखीय रूप से बढ़ेगा। तो ये विशेष आवृत्ति जिससे कम होने पर प्रकाश वैद्युत प्रवाह की घटना नहीं होती है, उसे हम दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये पृष्ठ पर डिपेंड करती है। तो आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू0 से कम है, चाहे उसकी तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो, तो कभी भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं हो सकता और धारा का मान शून्य रहेगा, जैसा यहाँ
ग्राफ में इस ग्रीन लाइन से दिखाया गया है कि I का मान 0 रहेगा अगर न्यू 3 की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू0 से कम है। तीव्रता चाहे पहले I से 4 गुना हो जाए, आधी हो जाए, कैसी भी हो जाए, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि फ्रीक्वेंसी का मान एक विशेष मान से कम है, और अगर हम पृष्ठ बदल देंगे तो ये मान बदल जाएगा। तो इस विशेष मान को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति। इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होता है, उस पृष्ठ की दहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब that minimum frequency of incident light for which if incident frequency is less than that frequency there is no photoelectric effect called threshold frequency of that surface। और अंत में अब हम देखेंगे कि अगर हम मेटल को ही चेंज कर दें, यानी जो कैथोड सी है उस पर लगी मेटल को ही चेंज कर दें, तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो मान लीजिए अब हमने पहले पोटेशियम मेटल की कैथोड ले रखा है, तो उस पर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल और आने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी न्यू, आवृत्ति न्यू के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो जैसा पहले ऊपर बताया है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इसके लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी न्यू0 के। अगर हम मेटल को चेंज कर देते हैं, पोटेशियम की जगह सोडियम या जिंक लेते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनके लिए भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलती हैं जो पहले वाली लाइन के पैरेलल होंगी, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबकी अपनी अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटनाओं का प्रायोगिक रूप से अध्ययन किया गया और कुल 5 लॉज इससे डिराइव किए गए, जिसका वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।